श्री बालाजी इंस्टीट्यूट हरचंदपुर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कृपया हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हम बालाजी इंस्टीट्यूट हरचंदपुर से हैं। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम सेल्स के बारे में बता रहे थे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका का, अब फिर उसके बाद आप लोगों को यूकैरियोटिक कोशिका बताते हैं। दोस्तों, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये मेनली वायरस या बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। ये जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में नहीं पाई जाती हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, इनमें बहुत सारे कोशिकांगों का अभाव देखने को मिलता है, इसी वजह से इन्हें अल्प विकसित कोशिका कहते हैं। दोस्तों, इनमें क्या क्या होता है कि कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है और इसके अंदर जीव द्रव्य होता है और एक न्यूक्लियस होता है, वो बिना एनवेलप का होता है, प्लास्टिड होता है। अब प्लास्टिड के साथ एक तो राइबोसोम पाया जाता है जो कि 70S राइबोसोम पाया जाता है। बस इतने ही कोशिकांग होते हैं दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका बता दिए थे और लिखा भी दिए थे। तो दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कुछ और नहीं होता है, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका जो है यही यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। जो मानव में, जंतु में एवं पादप में कोशिकाएं पाई जाएंगी वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी, और जो बैक्टीरिया एवं वायरस में कोशिकाएं पाई जाएंगी वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी। तो दोस्तों, हमें लग रहा है कि आप लोगों का जो है ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। अब हम लोग जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में अंतर को समझते हैं। जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका के मध्य अंतर को समझते हैं। थोड़ा एक बार लिख लेते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में फिर से बता देते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका, दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिकाएं जंतु एवं पादप दोनों में पाई जाती हैं। जंतु एवं पादप दोनों में पाई जाती हैं। दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं ये जंतु एवं पादप दोनों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं ये पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती हैं। इनमें किसी भी कोशिकांग का अभाव नहीं देखा जाता है, इनमें सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दोस्तों सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, इसी वजह से इसे पूर्ण विकसित कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण विकसित कोशिका कहा जाता है। इसी वजह से इसे पूर्ण विकसित कोशिका
दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं इनमें सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, इसी वजह से यूकैरियोटिक कोशिकाओं को पूर्ण विकसित कोशिका कहा जाता है। यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S राइबोसोम पाया जाता है दोस्तों। 80S राइबोसोम पाया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दोस्तों 80S राइबोसोम पाया जाता है। दोस्तों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में बस जितनी थ्योरी बता दी है इतनी एनफ है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर को समझते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका। जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका। दोस्तों जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर को समझते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग न्यूक्लियस होता है। दोस्तों जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग दोस्तों जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वो केंद्रक होता है। और दोस्तों जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका का दोस्तों जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है वो रसधानी होती है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग दोस्तों उसकी रसधानी यानी वैक्यूल्स होती है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग दोस्तों पादप कोशिका का जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है वो उसकी रसधानी होती है। दोस्तों फैक्ट नंबर 2 है,
जंतु कोशिका जो होती है इसमें केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और दोस्तों जो पादप कोशिका होती है इसमें कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और जो पादप कोशिका होती है दोस्तों इसमें कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी पाई जाएगी। दोस्तों पादप कोशिका जो होती है पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों फैक्ट नंबर 3 ये है कि जो जंतु कोशिका होती है उसमें प्लास्टिड का अभाव देखा जाता है, अर्थात प्लास्टिड नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। दोस्तों जंतु कोशिका जो होती है इसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। और दोस्तों जो पादप कोशिका होती है इसमें प्लास्टिड पाया जाता है। पादप कोशिका में दोस्तों पादप कोशिका जो होती है इसमें प्लास्टिड पाया जाता है। दोस्तों पादप कोशिका और जंतु कोशिका में बस इतना ही अंतर होता है। एक दो फैक्ट और हैं और अभी लिखा दे रहे हैं। बोर्ड दोस्तों काफी भर गया है, प्लीज आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसके बाद अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और हम इस डेटा को मिटाने जा रहे हैं।
फैक्ट नंबर 4 है दोस्तों, जंतु कोशिका का आकार दोस्तों गोल होता है और पादप कोशिका का आकार दोस्तों चौकोर होता है। जंतु कोशिका का आकार, जंतु कोशिका का आकार गोल होता है और दोस्तों पादप कोशिका का आकार पादप कोशिका का आकार पादप कोशिका का आकार दोस्तों चौकोर होता है। दोस्तों जो पादप कोशिका होती है उसका आकार चौकोर होता है। दोस्तों बस ये 4-5 ठो फैक्ट है, 3-4 ठो फैक्ट, बस इससे ऊपर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगले स्टेप में आप लोगों को केंद्रक पढ़ाते हैं, न्यूक्लियस को विधिवत पढ़ाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, सबको बढ़िया से खखोर खखोर के पढ़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम इस डेटा को मिटाने जा रहे हैं और फिर अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रक दोस्तों, केंद्रक को अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहा जाता है और केंद्रक जो होता है इसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं। केंद्रक जो होता है दोस्तों इसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कौन किया था केंद्रक की खोज दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो दोस्तों फैक्ट नंबर 1 है केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। दोस्तों केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और दोस्तों जब केंद्रक होता है इसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं, अर्थात कोशिका का दिमाग जो होता है वो न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। कोशिका का ब्रेन केंद्रक को कहा जाता है। दोस्तों कोशिका का जो ब्रेन होता है उसे केंद्रक को कहते हैं। केंद्रक ही डिसीजन लेता है कि कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम को करना है या नहीं करना है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा बनाना है या नहीं बनाना है, लाइसोसोम को जल अपघटक एंजाइम छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, प्लास्टिड को भोजन बनाना है या नहीं बनाना है, जितने भी निर्णय होते हैं यह केंद्रक लेता है। और केंद्रक ही पूरी कोशिका को अपने कंट्रोल में रखता है। इसी वजह से केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। दोस्तों केंद्रक को क्या कहते हैं? कोशिका का ब्रेन कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों फैक्ट नंबर 3 है दोस्तों, जो केंद्रक होता है केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसे हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है।
केंद्रक के अंदर गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। दोस्तों गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो होते हैं इनके अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है, और दोस्तों जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है, और न्यूक्लियोटाइड जो होता है दोस्तों इसी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन पूरी होती है। पूरे अगर आदमी की कोशिका है, जंतु कोशिका है, तो बॉडी की जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, और अगर पादप कोशिका है तो पेड़ पौधे की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मान लीजिए कोई बैल है और बैल की कोशिका है, तो बैल की कोशिका के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होगा, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड होगा, और न्यूक्लियोटाइड जो होगा उसी के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन होती है। 2 ठो सींग होना है, 1 ठो पूंछ होना है, 4 ठो पैर होना है, खुर कितना लंबा होना है, ये सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन दोस्तों डीएनए में होती है, और डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है। गुणसूत्र के अंदर डीएनए डीएनए पाया जाता है। गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है दोस्तों, और डीएनए के अंदर जीन पाया जाएगा, और जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। डीएनए के अंदर डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है, जीन पाया जाता है, और दोस्तों जीन के अंदर जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। दोस्तों जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। दोस्तों बोर्ड काफी भर गया है, प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। पूरा फिगर बना के बताते हैं कि केंद्रक के अंदर किस प्रकार क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर किस प्रकार से डीएनए पाया जाता है, डीएनए के अंदर क्या क्या होता है। बढ़िया एक एक चीज बढ़िया विधिवत पोस्टमार्टम करके पढ़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इस डेटा को मिटाकर अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों केंद्रक जो होता है, केंद्रक का आकार गोल होता है। केंद्रक का आकार कैसा है दोस्तों, गोल होता है। केंद्रक के अंदर दोस्तों केंद्रिका द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रिका द्रव एक लिक्विड भरा होता है। केंद्रक के अंदर एक तो लिक्विड भरा होता है जिसे केंद्रिका द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्रिका द्रव कहा जाता है। केंद्रक के बाहर एक तो आवरण लगा होता है, एक तो कवर लगा होता है, जो कि क्रोमोसोम को और केंद्रिका द्रव को बहने नहीं देता है, उसको समेट के रखता है।
जिसे केंद्रक आवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक आवरण कहा जाता है। और दोस्तों जो लिक्विड भरा होता है इसे, जो दोस्तों लिक्विड भरा होता है इसे केंद्रिका द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रिका द्रव कहा जाता है। और ये जो बाहर कवर लगा है दोस्तों इसे केंद्रिका आवरण कहते हैं। केंद्रक का आवरण, केंद्रिका आवरण, इसे दोस्तों केंद्रिका आवरण कहा जाएगा। और अंदर जो लिक्विड भरा है इसे केंद्रिका द्रव कहा जाएगा। केंद्रिका द्रव दोस्तों क्या कहेंगे? इसे केंद्रिका द्रव कहेंगे। और दोस्तों क्रोमोसोम जो होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं और इसी केंद्रक के अंदर वो क्रोमोसोम तैरते रहते हैं कुछ इस प्रकार के। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, एक तो आपका ये हो गया, एक तो ये हो गया। इसी प्रकार दोस्तों केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम का आकार दोस्तों रिंच की तरह होता है, जैसे पिलास देखते हैं, प्लास, ठीक प्लास की तरह होता है। तो दोस्तों इसके पहले हम क्या बताए हैं कि केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज दोस्तों किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। फिर इसके बाद केंद्रक के अंदर क्या देखा गया? क्रोमोसोम। केंद्रक के अंदर दोस्तों क्या देखा गया? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की खोज दोस्तों वाल्डेयर ने की। किसने की? वाल्डेयर। क्रोमोसोम की खोज दोस्तों किसने की? वाल्डेयर ने की। वाल्डेयर ने क्या किया कि केंद्रक के अंदर से क्रोमोसोम निकाला। अब क्रोमोसोम निकालने के बाद क्या किया कि उसको खींचा पकड़ के। जब पकड़ के उसको खींचा तो स्प्रिंग की तरह बढ़ने लगा, स्प्रिंग की तरह बढ़ने लगा। जब स्प्रिंग की तरह बढ़ने लगा तो फिर उसमें एक और चीज दिखाई दी, जैसे कुछ इस प्रकार का है। क्या किया गया? इसको पकड़ के इसे खींचा गया तो कुछ दोस्तों इस प्रकार से ये बढ़ने लगा। दोस्तों क्रोमोसोम को जब पकड़ के खींचा गया तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की दिखाई गई। जब इसे खींच लिया गया, स्प्रिंग की तरह बढ़ने लगा, तो ये जो आकार स्प्रिंग की तरह बढ़ रहा है दोस्तों इसे ही डीएनए कहा गया। क्या कहा गया? डीएनए कहा गया। और डीएनए के अंदर दोस्तों क्या पाए गए? जीन पाए गए। ये क्या पाए गए? जीन। और जीन के अंदर दोस्तों न्यूक्लियोटाइड पाए गए। जीन के अंदर दोस्तों क्या पाए गए? न्यूक्लियोटाइड। जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड पाए गए। और दोस्तों ये जो न्यूक्लियोटाइड है यही आनुवांशिक गुण रखते हैं अपने अंदर कि अगली पीढ़ी में जो गुण है वो कैसे वंशानुगत होंगे, कैसे ट्रांसफर होंगे, उनकी सारी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड में होती है। दोस्तों कहां पर होती है? उनकी सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड में होती है। दोस्तों वीडियो जो है वो काफी लंबा बन रहा है, ये 2-3 लेक्चर में जाके खत्म होगा पूरा आपका केंद्रिका आवरण, केंद्रिका द्रव, आपका डीएनए, आरएनए और आपका ये जीन और न्यूक्लियोटाइड। तो दोस्तों हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्लीज आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स लेकर नोट्स बनाते रहिए। जय